साल 1888, लंदन का व्हाइट चैपल इलाका। एक नाम जो आज भी खौफ पैदा करता है, जैक द रिपर। हाँ बिल्कुल, एक अनसुलझी पहेली। आज हम इसी केस से जुड़े कुछ स्रोतों जैसे उस दौर की पुलिस फाइल्स हैं, हिस्टोरिकल एनालिसिस हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उनकी थोड़ी गहरी पड़ताल करेंगे। सही है। देखते हैं कि इस भयानक रहस्य के पीछे क्या है, वो कौन सी बातें हैं जिन पर शायद उतना ध्यान नहीं गया। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है ना। ये उस समय के लंदन की कहानी है। हाँ, व्हाइट चैपल, ईस्ट एंड। वहाँ का समाज, वो गरीबी, वो अंधेरे कोने, सब कुछ जुड़ा हुआ है इससे। तो आज भी ये नाम सुनकर एक सिहरन सी क्यों होती है? चलिए इसी की परतें खोलते हैं। शुरू करते हैं उस माहौल से। 1888 का व्हाइट चैपल। कैसा था वो इलाका? स्रोत बताते हैं कि अप्रवासियों की बाढ़ सी आई हुई थी। हाँ पहले आयरिश लोग आए, हाँ, और फिर रूसी साम्राज्य और पूर्वी यूरोप से आए यहूदी शरणार्थी। तो आबादी काफी बढ़ गई थी और बहुत ज्यादा। व्हाइट चैपल में करीब 80,000 लोग रह रहे थे, एक छोटे से इलाके में। ओ, तो मतलब भीड़ भाड़, गंदगी। और नतीजा भयानक गरीबी। रहने की जगह बहुत खराब थी, काम था नहीं। एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग बन गया था। हालात कितने बुरे थे इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि जैसा स्रोत बताते हैं, ईस्ट एंड में पैदा होने वाले 55% बच्चे, हाँ, आधे से ज्यादा 5 साल की उम्र भी नहीं देख पाते थे। ये तो बहुत ही भयानक है। ये थे उस वक्त के हालात। तो जाहिर है ऐसे माहौल में जुर्म वो तो पनपेगा ही। बिल्कुल, लूटपाट, हिंसा, शराबखोरी, ये सब आम बातें थी। और गरीबी इतनी ज्यादा कि कई औरतें रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दी गईं। हाँ, ये एक कड़वी सच्चाई थी। अक्टूबर 1888 में पुलिस का अपना अनुमान था कि व्हाइट चैपल में करीब 62 वेश्यालय और कोई 1200 प्रोस्टिट्यूट्स थी। 1200? और रहने की जगह वो कॉमन लॉजिंग हाउस वाली बात? हाँ, करीब 8,509 रोज रात को उन 233 कॉमन लॉजिंग हाउस में सोते थे। किराया था रात भर के लिए 4 पेंस। 4 पेन्स एक ताबूत जैसे बिस्तर के लिए। बिल्कुल, मतलब जिंदगी बहुत मुश्किल थी, बहुत खतरनाक भी। और ऊपर से सामाजिक तनाव भी बढ़ रहा था, जैसे वो प्रदर्शन 1886 से 89 के बीच। हाँ, कई प्रदर्शन हुए, पुलिस हस्तक्षेप, अशांति फैली, जैसे वो ब्लडी संडे 1887 का वाकया। और यहूदी विरोधी भावनाएं भी थी वहाँ। हाँ, एंटीसेमिटिज्म, अपराध, नस्लवाद, सामाजिक अशांति और वो भयानक गरीबी, इन सब ने मिलकर व्हाइट चैपल को एक यूं समझ लीजिए अनैतिकता का गढ़ जैसा बना दिया था लोगों की नजरों में। और फिर 1888 में कत्ल शुरू हुए। और मीडिया ने इसे हाथों हाथ लिया। उस वक्त एजुकेशन एक्ट के बाद ज्यादा लोग पढ़ लिख सकते थे। अखबार भी सस्ते हो गए थे। हाँ, टैक्स सुधारों की वजह से रोज 10 लाख से ज्यादा अखबार बिकते थे और सब में व्हाइट चैपल मर्डर्स की कवरेज होती थी। तो ये रिपर केस पहला ऐसा केस बन गया जिसे इतनी ज्यादा दुनिया भर में मीडिया कवरेज मिली। बिल्कुल, और इसी कवरेज ने व्हाइट चैपल की वो बदनाम इमेज उसको और पक्का कर दिया, हमेशा के लिए। तो अब आते हैं उन कत्लों पर, व्हाइट चैपल मर्डर्स। पुलिस फाइल में 11 कत्ल दर्ज है, अप्रैल 1888 से फरवरी 1891 के बीच। हाँ, 11। पर सवाल यह है कि क्या ये सब एक ही शख्स ने किए हैं? यहीं से मामला और पेचीदा हो जाता है। बिल्कुल। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि 5 कत्ल, जिन्हें कैनोनिकल 5 कहते हैं, वो शायद रिपर का ही काम थे। कैनोनिकल 5, इनमें क्या खास बात थी? कोई पैटर्न? एक बहुत भयानक पैटर्न था। गले पर गहरे घाव, चाकू से? हाँ, चाकू से। पेट और गुप्तांगों को बुरी तरह काटना, अंदरूनी अंगों को निकालना और चेहरे को बिगाड़ देना। लेकिन फाइल के जो पहले 2 केस थे, एम्मा एलिजाबेथ स्मिथ और मार्था टेब्रम, उन्हें इसमें क्यों नहीं गिना जाता? देखिए, एम्मा स्मिथ पर अप्रैल 1888 में हमला हुआ था। उसे लूटा गया, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। योनि में कोई कुंद चीज डाली गई थी जिससे उसका पेरिटोनियम फट गया। ओह। उसने मरने से पहले बताया था कि हमला करने वाले 2-3 लोग थे। इससे बाद में प्रेस ने रिपर से जोड़ा, पर ज्यादातर मानते हैं कि ये गैंग हिंसा थी, रिपर का काम नहीं। और मार्था टैब्रम, वो अगस्त 1888 में? हाँ, उसे सीढ़ियों पर पाया गया। 39 बार चाकू मारा गया था। 39 बार? हाँ, गला, फेफड़े, दिल, लिवर, स्प्लीन, पेट, एब्डोमेन, ब्रेस्ट, योनि, सब जगह घाव पेनाइफ जैसे थे। रेप नहीं हुआ था। तो इसे क्यों जोड़ा गया रिपर से? सिर्फ क्रूरता की वजह से? क्रूरता, मोटिव का ना होना और बाद के कत्लों से टाइमिंग की नजदीकी, इन वजहों से पुलिस ने इसे जोड़ा। लेकिन इसमें गले या पेट पर वो चीरने वाले घाव नहीं थे जो बाद के केस का सिग्नेचर बने। इसलिए कई एक्सपर्ट्स इसे भी अलग मानते हैं। तो फिर ये कैनोनिकल 5 कौन थे? वो 5 नाम? हाँ,
जो इतिहास में दर्ज हो गए। मैरियान निकोल्स, एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइड, कैथरीन एडोज और मैरी जेन केली। पहली थी मैरियान निकोल्स, जी 31 अगस्त 1888। हाँ, सुबह 3:45 बजे बक्स रो में मिली। गला 2 गहरे कट से काटा गया था। एक कट इतना गहरा कि रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गया था। और पेट पर भी घाव थे। हाँ, योनि में 2 बार चाकू मारा गया था। पेट का निचला हिस्सा फटा हुआ था, आंतें बाहर निकली हुई थी। पेट पर और भी कट थे, चाकू नीचे की तरफ मारा गया था। भयानक। फिर एक हफ्ते बाद ही एनी चैपमैन, 8 सितंबर। हाँ, सुबह 6 बजे 29 हैनवेरी स्ट्रीट के पिछवाड़े में। इसके साथ वहशत और बढ़ गई। गला वैसे ही 2 गहरे कट से काटा गया था। और पेट? पेट पूरी तरह चीरा हुआ था। पेट का कुछ मांस बाएं कंधे पर रखा था और स्किन और मांस का दूसरा हिस्सा, साथ में छोटी आंतें, वो दाहिने कंधे पर रखी थी। और इस बार कुछ अंग गायब भी थे। हाँ, ये पहली बार था। उसका यूट्रस, गर्भाशय और ब्लैडर और यूनी के कुछ हिस्से गायब थे। यहीं पर वो गवाह वाली बात आती है, एलिजाबेथ लॉन्ग। बिल्कुल। उसने चैपमैन को सुबह 5:30 बजे एक आदमी के साथ देखा था। काले बाल, भूरा डियर स्टॉकर हैट, डार्क ओवरकोट, दिखने में शैबी जेंटल। शैबी जेंटल मतलब फटे हाल, पर शायद पहले अच्छे हालात में रहा हो। उस आदमी ने चैपमैन से पूछा, विल यू? और चैपमैन ने कहा, यस। क्या ये कातिल था? कौन कह सकता है, ये बस एक गवाह का बयान था। फिर आया 30 सितंबर 1888, वो रात जिसे डबल इवेंट कहा गया। हाँ, एक ही रात में 2 कत्ल। ये बहुत शॉकिंग था। पहले एलिजाबेथ स्ट्राइड, रात 1 बजे के करीब डटफील्ड्स यार्ड में। इस केस में थोड़ा अलग था। मौत का कारण था गले पर एक साफ 6 इंच का कट, जिसने बाईं कैरोटिड आर्टरी और ट्रैकिया काट दिया था। और बस? शरीर पर और कोई चोट नहीं? नहीं, और कोई चोट नहीं थी। इससे सवाल उठा कि क्या कातिल को किसी ने डिस्टर्ब कर दिया था? क्या वो अपना काम पूरा नहीं कर पाया? क्या किसी ने उसे देखा था स्ट्राइड के साथ? कई गवाह सामने आए, कहा कि उन्होंने स्ट्राइड को एक आदमी के साथ देखा था, पर सबके बयान अलग अलग थे। कोई कह रहा था आदमी गोरा था, कोई कह रहा था काला, कोई कह रहा था फटे हाल था, कोई कह रहा था अच्छे कपड़े पहने था। तो मतलब कोई भरोसेमंद जानकारी नहीं मिली? नहीं, कंफ्यूजन ज्यादा था। और फिर स्ट्राइड की लाश मिलने के सिर्फ 45 मिनट बाद, हाँ 45 मिनट बाद, मिटरे स्क्वायर में, जो सिटी ऑफ लंदन के इलाके में आता था, कैथरीन एडोज की लाश मिली। इस बार फिर वही भयानक पैटर्न। हाँ, बल्कि और ज्यादा भयानक। गला कान से कान तक कटा हुआ, पेट एक लंबे, गहरे, टेढ़े-मेढ़े घाव से फटा हुआ था। आंतें दाहिने कंधे पर रखी थीं और आंत का एक हिस्सा अलग करके रखा था। हाँ, शरीर और बाएं हाथ के बीच में। और इस बार भी अंग गायब थे। हाँ, बायां गुर्दा, किडनी और यूट्रस का बड़ा हिस्सा निकाला गया था। चेहरा भी बिगाड़ा गया था, बुरी तरह। नाक कटी हुई थी, गाल चीरे हुए थे, दोनों पलकों पर वर्टिकल कट थे, दोनों गालों पर तिकोने निशान बनाए गए थे। दाहिने कान का एक हिस्सा उसके कपड़ों से मिला। पुलिस सर्जन ने क्या कहा? कितना वक्त लगा होगा इसमें? उनका अंदाजा था कि ये सब करने में कम से कम 5 मिनट लगे होंगे। 5 मिनट? क्या कोई गवाह था इस केस में? एक सिगरेट बेचने वाला था, जोसेफ लॉयंडे। उसने कत्ल से ठीक पहले अपने 2 दोस्तों के साथ पास से गुजरते हुए एक गोरे, मझारी कद के, फटे हाल दिखने वाले आदमी को एक औरत के साथ देखा था। शायद वो एडोस थी। पर उसके दोस्तों ने कंफर्म नहीं किया? नहीं, वो पक्के तौर पर नहीं कह पाए। तो स्ट्राइड और एडोज, डबल इवेंट। हाँ, और इसी रात वो मशहूर ग्राफिटी मिली। हाँ, गोल्स्टन स्ट्रीट ग्राफिटी। एडोस के एप्रन का खून सना टुकड़ा मिला था एक टेनेमेंट के एंट्रेंस पर, और दीवार पर चौक से लिखा था, द जूज आर द मेन दैट विल नॉट बी ब्लेम्ड फॉर नथिंग। यहूदी वो लोग हैं जिन पर किसी बात का इल्जाम नहीं लगेगा। ये किसने लिखा था? कातिल ने। ये आज तक बहस का मुद्दा है। क्या ये कातिल का मैसेज था या बस इत्तेफाक था? व्हाइट चैपल में उस वक्त इस तरह की यहूदी विरोधी ग्राफिटियां आम थी। पुलिस कमिश्नर सर चार्ल्स वॉरेन ने इसे मिटाने का आदेश दिया था। हाँ, फौरन। उन्हें डर था कि इससे यहूदी विरोधी दंगे भड़क सकते हैं, इसलिए सुबह होने से पहले ही उसे मिटवा दिया गया। तो सबूत का एक हिस्सा शायद हमेशा के लिए खो गया। हाँ, कह सकते हैं। और फिर कैनोनिकल 5 का आखिरी शिकार, सबसे भयानक कत्ल, मैरी जेन केली, 9 नवंबर 1888। हाँ, ये कत्ल उसके अपने कमरे में हुआ था, 13 मिलर्स कोर्ट में। सुबह 11:15 बजे उसकी लाश मिली। क्या मंजर था वहां! रोंगटे खड़े करने वाला। लाश बिस्तर पर थी,
चेहरा पहचान से परे काटा हुआ था। गला रीढ़ की हड्डी तक कटा था। पेट के अंग लगभग खाली कर दिए गए थे। अंग कहाँ थे? यूटेरस, गुर्दे और एक स्तन सिर के नीचे रखे थे। बाकी अंग पैर के पास बिस्तर के आसपास बिखरे थे। पेट और जांघों के कुछ हिस्से बेडसाइड टेबल पर रखे थे। और दिल गायब था। हाँ, कमरे में आग जलाने के निशान भी मिले थे। हाँ, कमरे की फायरप्लेस में राख मिली थी। लगता है कातिल ने बॉडी को काटते वक्त रोशनी के लिए कुछ चीजें जलाई थीं। आग इतनी तेज थी कि पास रखी केतली का सोल्डर तक पिघल गया था। ये सुनना इतना भयानक है तो इन 5 कत्लों में एक पैटर्न तो साफ दिखता है। रात में हुए, वीकेंड के आसपास। हाँ, या महीने या हफ्ते के आखिर में। और स्ट्राइड वाले केस को अगर अलग रखें तो हर अगले कत्ल में क्रूरता बढ़ती गई। बिल्कुल। निकोल्स का कोई अंग गायब नहीं था। चैपमैन का यूटेरस और ब्लैडर और योनी के हिस्से, एडोज का यूटेरस और बायां गुर्दा, साथ में चेहरा बिगाड़ा गया। और केली, उसका तो पूरा शरीर ही बुरी तरह काटा गया था। चेहरा पहचान से परे, सिर्फ दिल गायब था। तो ये मानना कि ये 5 कत्ले एक ही आदमी ने किए, ये विचार आया कहाँ से? उस समय पुलिस का यही मानना था? हाँ, ये उस समय के पुलिस डॉक्यूमेंट से ही आता है। वो जैसे 1894 में मेट्रोपॉलिटन पुलिस के असिस्टेंट चीफ कांस्टेबल सर मिलविल मैकनॉटन ने एक मेमो में लिखा था कि व्हाइटचैपल मर्डरर के 5 शिकार थे और सिर्फ 5। अच्छा। और पुलिस सर्जन थॉमस बॉन्ड ने भी 10 नवंबर 1888 को सीआईडी हेड रॉबर्ट एंडरसन को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने इन 5 केस को एक साथ जोड़ा था। तो पुलिस के अंदर ये राय बन गई थी कि ये 5 एक ही कातिल का काम है। लेकिन कुछ रिसर्चर्स इस पर सवाल उठाते हैं, वो इसे रिपर मिथ कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। कुछ रिसर्चर्स जैसे स्टीवर्ट वैंस और पॉल रम्बेलो कहते हैं कि ये मान लेना कि 5 कत्ल एक ही ने किए, ये शायद एक मिथ है। उनका क्या तर्क है? उनका कहना है कि निकोल्स, चैपमैन और एडोस के केस तो काफी हद तक एक जैसे लगते हैं, एक पैटर्न फॉलो करते हैं। पर स्ट्राइड का केस, जिसमें सिर्फ गला कटा था, हाँ, और कोई म्यूटिलेशन नहीं था, और केली का केस जो घर के अंदर हुआ और जिसमें म्यूटिलेशन का लेवल बहुत ही ज्यादा था, ये थोड़े अलग लगते हैं। तो हो सकता है अलग अलग कातिल हो। ये एक संभावना है। हो सकता है स्ट्राइड के केस में कातिल डिस्टर्ब हो गया हो, या केली का केस किसी कॉपी कैट का काम हो। कुछ लोग तो मार्था टैब्रैम जो दूसरा केस था, उससे लेकर केली तक, यानी 6 कत्लों को एक ही कातिल का काम मानते हैं। तो मतलब पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। मैकनाटन की रिपोर्ट पर भी सवाल है। हाँ, उस रिपोर्ट में कुछ तथ्यात्मक गलतियां भी बताई जाती हैं। तो कैनोनिकल 5 का कॉन्सेप्ट, ये एक वर्किंग थ्योरी है, पर पूरी तरह साबित नहीं है। तो अगर हम मान भी लें कि कैनोनिकल 5 रिपर का काम थे, तो केली के बाद कत्ल क्यों रुक गए? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये अपने आप में एक मिस्ट्री है। कई थ्योरी हैं, शायद कातिल मर गया, या जेल चला गया किसी और जुर्म में, या पागलखाने भेज दिया गया, या शायद देश छोड़कर भाग गया। कोई नहीं जानता। लेकिन व्हाइटचैपल मर्डर्स की पुलिस फाइल तो केली पर खत्म नहीं होती, उसमें 4 और नाम हैं। हाँ, कैनोनिकल 5 के बाद फाइल में 4 और कत्ल दर्ज हैं। रोज मिलेट, एलिस मैकेंजी, पिंचन स्ट्रीट टॉर्सो और फ्रांसिस कोल्स। इनके बारे में संक्षेप में बताएं। क्या इन्हें रिपर से जुड़ा गया? रोज मिलेट दिसंबर 1888 में मिली, गला घोंटा हुआ था। पुलिस को पहले लगा एक्सीडेंट या सुसाइड है, पर गले पर निशान थे। जूरी ने मर्डर माना, पर रिपर से लिंक पुख्ता नहीं। फिर एलिस मैकेंजी, जुलाई 1889। हाँ, उसका गला कटा था, कैरोटिड आर्टरी कटी थी, शरीर पर छोटे घाव भी थे। पैथोलॉजिस्ट बॉन्ड, जिसने केली की बॉडी देखी थी, उसे लगा ये रिपर का काम हो सकता है। लेकिन दूसरे डॉक्टर असहमत थे। हाँ, डॉक्टर फिलिप्स, जिन्होंने पहले 3 कैनोनिकल विक्टिम्स को देखा था, वो असहमत थे। तो सवाल उठा कि क्या ये रिपर था या कोई कॉपी कैट। फिर वो पिंचन स्ट्रीट टॉर्सो, सितंबर 1889, ये तो बिल्कुल अलग लगता है। ये एक अज्ञात महिला का धड़ था, सिर और पैर कटे हुए, रेलवे आर्च के नीचे मिला था, पीटने के निशान थे, पेट काटा गया था, पर गुप्तांग नहीं। लगता था लाश कहीं और से लाके डाली गई है। क्या इसे रिपर से जोड़ा गया? उस वक्त तो नहीं। कुछ लोग बाद में थ्योरी देते हैं कि शायद एक अलग टॉर्सो किलर था, या शायद रिपर ही था, पर कनेक्शन कमजोर है। और आखिरी नाम फ्रांसिस कोल्स, फरवरी 1891। हाँ, ये भी रेलवे आर्च के नीचे मिली, गला कटा हुआ था, पर बॉडी म्यूटिलेटेड नहीं थी। शायद यहां भी कातिल डिस्टर्ब हो गया हो, वो मरने से ठीक पहले जिंदा थी। इस केस में कोई गिरफ्तार हुआ था? हाँ, जेम्स थॉमस साइडलर नाम का एक आदमी, जिसे कोल्स के साथ पहले देखा गया था, और उनकी बहस भी हुई थी। पुलिस को लगा शायद यही रिपर है,
पर सबूतों की कमी में उसे रिहा करना पड़ा। तो इन बाद के 4 केस को रिपर से जोड़ने पर काफी मतभेद है। बहुत ज्यादा। ज्यादातर लोग मानते हैं कि केली ही रिपर का आखिरी शिकार थी। इन 11 पुलिस फाइल्ड केस के अलावा भी कुछ और नाम हैं जिन्हें कभी-कभी रिपर से जोड़ा जाता है। जो एमा स्मिथ की केस की गलत रिपोर्टिंग से बनी। एनी मिलवुड, एडा विल्सन, एनी फार्मर, इन पर भी हमले हुए थे। हाँ, पर रिपर से निश्चित लिंक नहीं है। फिर अक्टूबर 1888 की व्हाइट हॉल मिस्ट्री। नए पुलिस हेडक्वार्टर के बेसमेंट में एक सिर कटा धड़ मिला था। हाथ पैर टेम्स नदी में मिले। क्या ये पिंचन स्ट्रीट वाले टॉर्सो किलर का काम था? हो सकता है, पर क्या वो रिपर था? पुलिस को उस वक्त कलेक्शन नहीं लगा। एक बच्चे का भी केस था ब्रैडफोर्ड में। हाँ, जॉन गिल, 7 साल का लड़का। दिसंबर 1888। उसके पैर कटे थे, पेट खुला, आंतें बाहर, दिल और कान गायब थे। रिपर से समानताएं थीं, पर यह ब्रैडफोर्ड में हुआ था और कोई पकड़ा नहीं गया। और एक न्यूयॉर्क का केस, कैरी ब्राउन। हाँ, अप्रैल 1891। गला घोंटकर चाकू से म्यूटिलेट किया गया था। व्हाइट चैपल से तुलना हुई, पर मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कनेक्शन खारिज कर दिया। कुल केस इतना सेंसेशनल हो गया था। इतने सारे केस, इतना कंफ्यूजन। पुलिस की जांच आखिर चल कैसे रही थी? उनके पास क्या तरीके थे? पुलिस की काफी फाइलें तो दूसरे विश्व युद्ध की बमबारी ब्लिट्स में नष्ट हो गईं, पर जो बची हैं उनसे पता चलता है कि विक्टोरियन पुलिस कैसे काम करती थी। क्या तरीके थे? उन्होंने बड़े पैमाने पर घर घर जाके पूछताछ की। कितने लोगों से? 2000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई। 300 से ज्यादा लोगों की गहराई से जांच की गई और 80 लोगों को तो हिरासत में भी लिया गया था। फॉरेंसिक सबूत भी जमा किए? हाँ, जो भी उस समय संभव था, संदिग्धों की पहचान करना, उनकी जांच करना और फिर उन्हें लिस्ट से हटाना अगर वो बेगुनाह साबित होते। आज भी पुलिस काफी कुछ ऐसे ही काम करती है। स्ट्राइड और एडोस के कत्ल के बाद इनाम भी रखा गया था। हाँ, सिटी ऑफ लंदन पुलिस कमिश्नर ने 500 रुपए का इनाम रखा था। ये उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। जांच कौन लीड कर रहा था? शुरुआत में लोकल सीआईडी। हाँ, व्हाइट चैपल डिवीजन सीआईडी इंस्पेक्टर एडमंड रीड। निकल्स के कत्ल के बाद स्कॉटलैंड यार्ड से सीनियर डिटेक्टिव्स भेजे गए, इंस्पेक्टर फ्रेडरिक एबलाइन, हेनरी मोर और वॉल्टर एंड्रूज। और जब एडोस का कत्ल हुआ, जो सिटी ऑफ लंदन में था, तब सिटी पुलिस भी शामिल हो गई, इंस्पेक्टर जेम्स मैकविलियम के अंडर। लेकिन तालमेल में कुछ दिक्कतें थीं। सीआईडी चीफ छुट्टी पर थे। हाँ, ये एक बड़ी दिक्कत थी। सीआईडी के नए हेड रॉबर्ट एंडरसन ठीक उसी वक्त स्विट्जरलैंड में छुट्टी पर थे जब चैपमैन, स्ट्राइड और एडोस के कत्ल हुए। तो फिर कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा था? मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर वॉरेन ने चीफ इंस्पेक्टर डोनाल्ड स्वॉनसन को स्कॉटलैंड यार्ड से जांच कोऑर्डिनेट करने के लिए नियुक्त किया। शक किस तरह के लोगों पर जा रहा था? जैसे वो काटने का तरीका। अंगों को काटने के तरीके से शक कसाईयों, बूचड़ों, स्लॉटरर्स और सर्जनों पर गया। एक्टिंग सिटी पुलिस कमिश्नर मेजर हेनरी स्मिथ के नोट से पता चलता है कि स्थानीय कसाईयों और बूचड़ों की लिस्ट बनाकर उनकी जांच हुई और फिर उन्हें शक के दायरे से हटा दिया गया। इंस्पेक्टर स्वॉनसन की रिपोर्ट में भी इसका जिक्र है। हाँ, उनकी रिपोर्ट कहती है कि 76 कसाईयों, बूचड़ों और उनके पिछले 6 महीने के कर्मचारियों की जांच हुई थी। महारानी विक्टोरिया का भी कुछ मानना था इस बारे में। हाँ, महारानी विक्टोरिया समेत कुछ लोगों को लगा कि कत्लों का पैटर्न इशारा करता है कि कातिल कसाई या मवेशी हाँकने वाला कैटल ड्रोवर हो सकता है, जो लंदन और यूरोप के बीच चलने वाले कैटल बोट्स पर काम करता हो। अच्छा, क्योंकि व्हाइट चैपल डॉक्स के पास था। बिल्कुल। तो उन बोट्स की भी जांच हुई, पर कत्लों की तारीखें किसी एक बोट के आने जाने के शेड्यूल से मेल नहीं खाई। तो ये थ्योरी भी कहीं नहीं पहुंची। आम लोग भी तो कुछ कर रहे थे। वो व्हाइट चैपल विजिलेंस कमेटी, हाँ, सितंबर 1881 में बनी थी। स्थानीय नागरिक थे इसमें। वो पुलिस की जांच से खुश नहीं थे और अपने बिजनेस पर पड़ रहे असर से भी चिंतित थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सड़कों पर गश्त लगानी शुरू की, सरकार से इनाम बढ़ाने की अपील की, खुद भी 50 पाउंड का इनाम रखा और प्राइवेट जासूस भी रखे जांच के लिए। इसी दौरान वो क्रिमिनल प्रोफाइलिंग वाली बात हुई। पुलिस सर्जन थॉमस बॉन्ड ने प्रोफाइल बनाया। हाँ, अक्टूबर 1888 के अंत में रॉबर्ट एंडरसन ने पुलिस सर्जन थॉमस बॉन्ड से कातिल के सर्जिकल स्किल पर उनकी राय मांगी थी। और बॉन्ड का जो ओपिनियन था वो शायद सबसे पुराना बचा हुआ ऑफेंडर प्रोफाइल है। क्या कहा था बॉन्ड ने? बॉन्ड ने सबसे बुरी तरह कटी लाश यानी कैली की लाश और पिछली 4 लाशों की पोस्टमार्टम नोट्स के आधार पर अपनी राय दी। क्या मुख्य बातें थीं? उन्होंने कहा कि 5 कत्ल एक ही हाथ से हुए लगते हैं। पहले 4 में गला बाएं से दाएं काटा गया लगता है, आखिरी वाले कैली में। कहना मुश्किल था। और कत्ल के वक्त विक्टिम्स लेटी हुई थीं? हाँ, उनका मानना था कि औरतें लेटी हुई थीं जब कत्ल हुआ और हर केस में पहले गला काटा गया। और कातिल के ज्ञान के बारे में, क्या वो कोई सर्जन या कसाई था?
बॉन्ड ने इस पर जोर दिया कि कातिल को कोई वैज्ञानिक या शारीरिक रचना एनाटॉमिकल का ज्ञान नहीं था, ना ही उसे कसाई या बुचड़ वाला तकनीकी ज्ञान था। तो फिर कातिल किस तरह का इंसान हो सकता था? बॉन्ड की प्रोफाइल क्या थी? बॉन्ड के मुताबिक कातिल एकांत प्रिय आदमी रहा होगा, जिसे समय समय पर हत्या और कामुक उन्माद के दौरे पड़ते होंगे। पीरियोडिकल अटैक्स ऑफ होमोसाइडल एंड इरोटिक मेनिया। कामुक उन्माद मतलब सेक्सुअल मोटिव? उन्होंने कहा कि जिस तरह से बॉडी को म्यूटिलेट किया गया था, वो सैट्रियसिस यानी अत्यधिक कामुकता की तरफ इशारा कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हत्या का आवेग शायद बदले की भावना या किसी गहरी सोच की स्थिति से विकसित हुआ हो, या फिर धार्मिक उन्माद इसकी जड़ में हो, पर उन्हें ये दोनों बातें ज्यादा संभावित नहीं लगी। लेकिन विक्टिम्स के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी का तो कोई सबूत नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर भी कुछ मनोवैज्ञानिक आज भी मानते हैं कि चाकू से वो पेनिट्रेशन और लाशों को अपमानजनक यौन स्थितियों में छोड़ना ये दिखाता है कि कातिल को हमलों से यौन सुख मिलता था। और दूसरे इस बात को नहीं मानते? दूसरे इसे खारिज करते हैं। वो मानते हैं कि यह सिर्फ गुस्सा, नफरत या कंट्रोल दिखाने का तरीका था। ये सब असल में अटकलें ही हैं, क्योंकि कातिल पकड़ा ही नहीं गया। तो संदिग्ध कौन थे? पुलिस की लिस्ट में कौन लोग थे? यही तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। संदिग्धों की लिस्ट बहुत लंबी है। 100 से ज्यादा नाम उछाले गए हैं वक्त के साथ। कत्ल वीकेंड्स पर होते थे और एक ही इलाके में। इससे क्या अंदाजा लगाया गया? इससे कई लोगों को लगा कि रिपर की कोई रेगुलर नौकरी थी और वो व्हाइट चैपल का ही रहने वाला था। तभी वो वीकेंड पर या छुट्टी के आसपास ही कत्ल कर पाता था। लेकिन एक दूसरी थ्योरी भी थी कि वो कोई अमीर पढ़ा लिखा आदमी था। हाँ, ये भी एक पॉपुलर थ्योरी रही है कि कातिल कोई डॉक्टर था या अभिजात वर्ग का सदस्य था, जो किसी अमीर इलाके से व्हाइट चैपल आता था शिकार करने। ये थ्योरी क्यों बनी? शायद उस समय मेडिकल पेशे को लेकर एक डर था, या आधुनिक विज्ञान पर अविश्वास था, या फिर ये अमीरों द्वारा गरीबों के शोषण वाली जो धारणा थी उस पर आधारित थी। ये ज्यादातर कल्चरल अंदाजे थे, सबूत कम थे। और इन सारी थ्योरीज और संदिग्धों की स्टडी को रिपरोलॉजी कहते हैं। हाँ, ये शब्द बाद में गढ़ा गया। इस केस ने इतनी दिलचस्पी जगाई है कि लोग आज भी इस पर रिसर्च करते हैं, किताबें लिखते हैं, नई नई थ्योरीज लाते हैं। अनगिनत फिक्शन भी लिखे गए हैं। क्या पुलिस के पास कोई मुख्य संदिग्ध थे? मैकनाटन के 1894 वाले मेमो में 3 नाम थे। हाँ, मैकनाटन ने अपने मेमो में 3 संदिग्धों के नाम लिए थे, पर उनके खिलाफ भी जो सबूत थे वो परिस्थितिजन्य ही थे। मतलब कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं था। पहचान तय करने में दिक्कतें क्या थी? बहुत दिक्कतें थी। पहली बात तो गवाहों के बयान, उनमें बहुत विरोधाभास थे और कई अविश्वसनीय भी थे। दूसरी बात, कोई पुख्ता फॉरेंसिक सबूत बचा ही नहीं है आज। डीएनए एनालिसिस की कोशिशें भी हुई हैं हाल के सालों में। हाँ, कोशिशें हुई हैं। एक संदिग्ध था एरन कॉस्मिंस्की, जो व्हाइट चैपल में नाई था। उसे एक शॉल से मिले डीएनए से जोड़ने की कोशिश हुई, पर उस शॉल की प्रामाणिकता पर ही सवाल है। बिल्कुल, ये पक्का नहीं है कि वो शॉल वाकई क्राइम सीन से था या नहीं। फिर कलाकार वॉल्टर सिकर्ट को कुछ खतों से मिले डीएनए से जोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन वो खत शायद नकली थे। हाँ, उन खतों के असली होने पर भी शक है। और दोनों ही मामलों में जो साइंटिफिक तरीका अपनाया गया उसकी काफी आलोचना हुई है। कॉस्मिंस्की वाले डीएनए पर भी सवाल उठे। हाँ, वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए था जिसे कॉस्मिंस्की के एक दूर के रिश्तेदार से मिलाया गया था। इस पर भी सवाल उठाए गए हैं, और जो स्टडी हुई थी उसे दोहराया भी नहीं जा सका है। मूल डेटा उपलब्ध नहीं है, और जिस जर्नल में वो छपी थी उसने भी चिंता जताई है। तो मतलब डीएनए से भी पक्का जवाब नहीं मिला? नहीं, अब तक तो नहीं। खतों पर भी डीएनए टेस्ट हुए, पर नतीजा नहीं निकला। वो मटेरियल इतनी बार छुआ गया है कि बुरी तरह दूषित, कंटामिनेटेड हो चुका है। तो 100 से ज्यादा संदिग्ध, पर पहचान आज भी अज्ञात है। अज्ञात है, और शायद हमेशा अज्ञात ही रहेगी। अब उन हतों की बात करते हैं जिन्होंने इस केस को और रहस्यमयी बना दिया। जैक द रिपर नाम कहाँ से आया? हाँ, कत्लों के दौरान पुलिस, अखबारों और आम लोगों को सैकड़ों खत मिले थे। कुछ में सलाह दी गई थी, पर ज्यादातर या तो नकली थे या बेकार। लेकिन कुछ खत थे जिन्होंने दावा किया कि वो कातिल ने लिखे हैं। हाँ, सैकड़ों खतों में ये दावा किया गया, पर उनमें से 3 खास हैं जिन पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है। डियर बॉस लेटर, सॉसी जैकी पोस्ट कार्ड और फ्रॉम हेल लेटर। डियर बॉस लेटर, इसी में जैक द रिपर नाम था। बिल्कुल, ये 25 सितंबर को लिखा गया था, 27 को पोस्टमार्क हुआ, सेंट्रल न्यूज एजेंसी को मिला और उन्होंने 29 सितंबर को स्कॉटलैंड यार्ड को भेजा। पुलिस ने इसे शुरू में नकली माना था। हाँ, शुरू में इसे मजाक समझा गया। लेकिन 3 दिन बाद कैथरीन एडोस की लाश मिली और उसका कान का एक हिस्सा कटा हुआ था।
और लेटर में कान काटने की धमकी थी? हाँ, लेटर में लिखा था कि वो औरतों के कान काटेगा। एडोस का कान कटा मिलने के बाद इस लेटर पे ध्यान गया। हालांकि हो सकता है एडोस का कान म्यूटिलेशन के दौरान गलती से कट गया हो और लेटर में जो कान भेजने की धमकी थी वो कभी पूरी नहीं हुई। लेकिन जैक द रिपर नाम यहीं से आया। हाँ, लेटर के आखिर में साइन था जैक द रिपर। जब ये लेटर अखबारों में छपा तो ये नाम दुनिया भर में मशहूर हो गया। एक तरह से कहें तो बदनाम हो गया। और बाद के ज्यादातर खातों ने इसी की नकल की। हाँ, इसी टोन की, इसी नाम की नकल की। फिर था सॉसी जैकी पोस्ट कार्ड। ये 1 अक्टूबर 1888 को पोस्टमार्क हुआ था। उसी दिन सेंट्रल न्यूज एजेंसी को मिला। इसकी हैंडराइटिंग डियर बॉस लेटर जैसी ही थी। इसमें क्या लिखा था? इसमें 30 सितंबर के कत्लों का जिक्र था। लिखा था डबल इवेंट दिस टाइम। क्या ये कत्लों की खबर पब्लिक होने से पहले पोस्ट हुआ था? यही दावा किया गया था, पर असल में ये कत्लों के 24 घंटे बाद पोस्टमार्क हुआ था। तब तक काफी डिटेल्स पत्रकारों और स्थानीय लोगों को पता चल चुकी थी, तो ये भी शायद नकली ही था। और तीसरा सबसे भयानक, फ्रॉम हेल लेटर। हाँ, ये 16 अक्टूबर 1888 को जॉर्ज लस्क को मिला, जो व्हाइट चैपल विजिलेंस कमेटी के लीडर थे। इसकी हैंडराइटिंग अलग थी? बिल्कुल अलग थी, स्टाइल भी अलग था, और इसके साथ एक छोटा सा डब्बा था। डब्बे में क्या था? उसमें आधा इंसानी गुर्दा था, जिसे स्पिरिट्स ऑफ वाइन यानी इथेनॉल में प्रिजर्व करके रखा गया था। आधा इंसानी गुर्दा, और कैथरीन एडोस का बायां गुर्दा निकाला गया था। सही। और लेटर लिखने वाले ने दावा किया था कि गुर्दे का दूसरा आधा हिस्सा उसने फ्राई करके खा लिया। क्या ये सच में एडोस का गुर्दा था? इस पर क्या राय है? इस पर बहुत बहस है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हाँ, ये एडोल्स का ही गुर्दा था। दूसरे कहते हैं कि ये किसी मेडिकल स्टूडेंट या किसी और का किया हुआ भद्दा मजाक था। इसकी जांच हुई थी? हाँ, लंदन हॉस्पिटल के डॉक्टर थॉमस ओपेनशॉ ने जांच की थी। उन्होंने कहा कि ये इंसानी गुर्दा था, बाईं तरफ का था, और उस व्यक्ति को ब्राइट्स डिजीज रही होगी, पर वो ये नहीं बता सके कि ये किसका था। और डॉक्टर पेंचो को बाद में एक और लेटर मिला था? हाँ, उन्हें भी बाद में जैक द रिपर साइन वाला एक लेटर मिला था। तो पुलिस ने इन खतों का क्या किया? क्या उन्हें लगा कि असली हो सकते हैं? पुलिस ने 3 अक्टूबर को डियर बॉस लेटर और पोस्ट कार्ड की कॉपी अखबारों में छपवाई। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कोई हैंडराइटिंग पहचान ले, पर कुछ हाथ नहीं लगा। पुलिस कमिश्नर वॉरेन का क्या मानना था? वॉरेन को लगता था कि ये सब धोखा है, मजाक है। एक पत्रकार थे जॉर्ज सिम्स, उन्होंने तो यहां तक इशारा किया कि ये शायद सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए किसी पत्रकार ने ही लिखा है। क्या बाद में किसी पत्रकार का नाम सामने आया? हाँ, बाद में कुछ पुलिस अधिकारियों ने दावा किया कि उन्हें पता था कि एक पत्रकार टॉम बुलिन या फ्रेड बेस्ट नाम के नहीं ये खत लिखे थे, पर यह भी साबित नहीं हुआ। तो ये खत भी एक रहस्य ही है। असली थे या नकली कौन जाने। बिल्कुल। अब बात करते हैं मीडिया की। आपने कहा कि इस केस ने मीडिया में सनसनी फैला दी थी। हाँ, ये पत्रकारिता में क्राइम कवरेज का एक बड़ा मोड़ था। जैक द रिपर पहला सीरियल किलर नहीं था, पर उसका केस पहला था जिसने दुनिया भर में मीडिया में इतनी सनसनी फैलाई। इसकी वजह क्या थी? वो एजुकेशन एक्ट और सस्ते अखबार? हाँ, वही। ज्यादा लोग पढ़ सकते थे और अखबार खरीदना आसान हो गया था। नतीजा ये हुआ कि रोज लाखों लोग व्हाइट चैपल मर्डर्स के बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन कवरेज कैसी थी? क्या वो तथ्यात्मक थी? ज्यादातर नहीं। कवरेज बहुत ज्यादा सनसनीखेज थी, अटकलों से भरी हुई थी, और अक्सर गलत जानकारी भी दी जाती थी। अफवाहों को भी हवा दी गई, जैसे कातिल के विदेशी होने की बात। कई लेखों में स्थानीय विदेशी विरोधी अफवाहों का इशारा था कि कातिल शायद यहूदी है या कोई और विदेशी है। शुरू में लेदर एप्रन नाम चला था। हाँ, ये अफवाहों के आधार पर चला था। जॉन पिजर नाम के एक स्थानीय यहूदी जो जूते बनाता था और जिसका निकनेम लेदर एप्रन था, उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था, पर जब उसकी बेगुनाही साबित हुई तो उसे छोड़ना पड़ा। और फिर जैक द रिपर नाम चल पड़ा। हाँ, जब डियर बॉस लेटर छपा तो प्रेस और पब्लिक ने जैक द रिपर नाम अपना लिया। वैसे ये नाम पहले से एक और काल्पनिक लंदन अटैकर स्प्रिंग हील्ड जैक के लिए भी इस्तेमाल होता था। तो इसी केस से कातिलों को निकनेम देने का चलन शुरू हुआ। हाँ, ये आम हो गया, जैसे बाद में एक्समैन ऑफ न्यू ऑरलियंस, बॉस्टन स्ट्रैंगलर वगैरह। तो मीडिया कवरेज और कोई दोषी न पकड़े जाने से सच और कल्पना घुल मिल गए। बिल्कुल, एक लीजेंड बन गया, एक ऐसा लीजेंड जो आज तक कायम है। इस पूरी भयानक कहानी का, इन कत्लों का समाज पर असर क्या रहा? इसकी लेगेसी क्या है? एक बड़ा और शायद पॉजिटिव असर ये हुआ कि इन कत्लों की प्रकृति और पीड़ितों की गरीबी ने ईस्ट एंड की बदतर जीवन स्थितियों पर सबका ध्यान खींचा। लोगों में गुस्सा आया होगा। हाँ, उन भीड़-भाड़ वाली गंदी बस्तियों के खिलाफ जनमत तैयार हुआ। कत्लों के बाद अगले 2 दशकों में व्हाइट चैपल की सबसे बुरी बस्तियों को हटाया गया। वहां सुधार के काम हुए। So we hope you liked our today's discussion.
For more such discussions, subscribe to our channel, Phantom Bastan.